Welcome to FK Super Classes. Today we are going to study Science Class 9th Chapter 8 Motion. Part first we already studied in last lecture. Today we will go in detail part 2 of this section. In part 1 एक बार रिवाइज कर लेते हैं. In part 1 we have studied about rest, motion, types of motion. We have discussed linear motion, circular motion, oscillatory motion. We have seen physical quantities. What is physical quantities? How many kinds of the physical quantities? What is a scalar quantity? What is vector quantity? All are discussed in detail. We have also studied physical quantities of motion, distance, displacement, speed, velocity, acceleration, uniform and non-uniform motion we have seen in detail in last lecture. Today we will go in detail about the graphs and equation of motion. What is distance? हमने देखा जो भी पाथ हमने ट्रेवल किया वो डिस्टेंस कहलाता है. ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव ज़ीरो नहीं होता. ये स्केलर क्वांटिटी है. ये सब चीज़ हमने डिटेल में देखी. इसका इसका यूनिट मीटर होता है. उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. ये वेक्टर क्वांटिटी है. इसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी आपको डिस्कस करना होगा डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए. डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो कुछ भी हो सकता है. सारे डिटेल में हमने देखे थे. इसका भी सही यूनिट जो है मीटर होता है. हमने डिफरेंस देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में. बहुत एग्जामिनेशन में जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंसेस पूछ लेते हैं. तो टेबल में हमने सारी चीज़ एक्सप्लेन की थी. हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में भी डिटेल पढ़ा था कि व्हाट इज़ स्पीड, व्हाट इज़ वेलोसिटी and how we mathematically show the speed and velocity. Is it a scalar quantity or vector quantity? सारी चीज़ हमने इसको डिटेल में पढ़ा. उसके बाद हमने जो है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे डिस्कस किया था. टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा. यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं, कैसे हम समझेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब हम कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा दिखेगा हमें. ये सब चीज़ हमने देखी थी. नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा दिखेगा. हमने सिंबल्स देखे थे. जब हम मैथमेटिकली जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो किस के लिए कौन सा नोटेशन यूज़ होता है उस पर डिस्कस किए थे. एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन को पढ़ा था हमने. तो ये सब हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिटेल में देखा था. कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव कहलाएगा, कब एक्सेलरेशन जो नेगेटिव कहलाएगा. जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से कम होगी तो उस केस में पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा. जब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगा फाइनल वेलोसिटी से तो उसमें हमारा जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा. तो इसको हमने सब डिटेल में देख लिए थे. आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट ग्राफ. तो हमारे इस स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिटेल में देखनी है. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम जब प्लॉट करेंगे तो एक्स एक्सिस पे टाइम को शो किए, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को दिखाया. टाइम आपका सेकंड में, मिनट में, जो भी आपको यूनिट्स लेने ले सकते हैं. डिस्टेंस मीटर, किलोमीटर, जैसा भी क्वेश्चन होगा वैसे आप यूनिट ले सकते हैं. और स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है हमें स्पीड या वेलोसिटी देती है. इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो स्लोप है वो हमें स्पीड और वेलोसिटी देता है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड और वेलोसिटी. डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी. डिस्टेंस को हमने वाई एक्सेस पे दिखाया, टाइम को एक्स एक्सेस पे दिखाया, और जो स्लोप है वो आपका वेलोसिटी दिखाएगा. अगर हमें ये समझना है
कि ए और बी के बीच में क्या वेलोसिटी है, तो सपोज़ करें ए का जो पोजीशन है x1 है एट टाइम t1 और बी का जो पोजीशन है x2 है एट टाइम t2। तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा, इसका चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा डेल्टा x दैट इज x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो इस स्लोप से हम ये पता कर लेंगे कि स्पीड क्या चल रही है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग में रहेगा, और अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ग्राफ आपका इस तरह का आ सकता है। ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर स्पीड कैसे आपका इंक्रीज़ कर रहा है, कैसे आपका डिक्रीज़ कर रहा है, वो उस पर दिखेगा। तो ये ग्राफ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है हमेशा आपको स्पीड देता है, इसको आपको ध्यान रखनी है। और बहुत से न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें आपको स्पीड टाइम का आपका ग्राफ दे दिया, उसमें ये पूछे जा सकते हैं कि स्पीड क्या है, इस पोजीशन पे क्या स्पीड है, तो इसको आप निकाल सकते हैं। कभी कभी आपका जो स्लोप है वो अलग अलग दे सकते हैं, जैसे इसमें एक स्लोप ये, एक स्लोप ये दे दिया, एक स्लोप ये दे दिया। अब इसमें ये पूछ सकते हैं कि आपका V1 बड़ा है या V2 बड़ा है या आपका ये V3, इसके रिलेशन क्या हो सकते हैं। तो जिसका स्लोप हाई होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जिसका स्लोप कम होगा उसकी स्पीड कम होगी। तो इस केस में V1 इज़ ग्रेटर देन V2 इज़ ग्रेटर देन V3 रहेगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद जो हमारे कोर्स में है वो है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें दो इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। स्लोप जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो एक्सेलरेशन देता है, एंड एरिया ऑफ द ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ए और बी के बीच में क्या एक्सेलरेशन था, तो आप ये बता सकते हैं कि लेट सपोज़ ए के वक्त में जो आपकी वेलोसिटी थी वो v1 थी और बी पोजीशन पे जो वेलोसिटी थी वो v2 थी। देन एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 minus t1। v2 is the velocity at point B and t2 is the time at that velocity, and v1 is the velocity at point A and t1 is the time at that velocity। तो इस तरीके से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और इसमें भी जितना ज़्यादा स्लोप होगा इतना आपका एक्सेलरेशन होगा। सपोज़ कीजिए हमने जो है ये ले ली, एक ये ले ली, सब ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो A1 इज़ ग्रेटर देन A2 इज़ ग्रेटर देन A3। So this slope gives acceleration। उसी तरीके से दिस इज़ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एंड फॉर यूनिफॉर्म मोशन जहाँ एक्सेलरेशन नहीं है, अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड से, तो इस केस का जो आपका ग्राफ आएगा वो इस तरीके से होगा। आपकी जो वेलोसिटी है वो एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, दिस इज़ द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इस केस में कोई स्लोप नहीं है, देन एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो, एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो, hence it is a uniform motion without acceleration। और ये तो स्लोप की हो गई।
स्लोप के अंदर का जो एरिया है वो आपको डिस्टेंस देता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ए और बी के बीच में क्या डिस्टेंस कवर किया, तो इसको आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको इसका एरिया ए बी, लेट सपोज दिस इज सी, दिस इज डी, तो ए बी सी डी का आपको एरिया फाइंड आउट करना होगा। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल लीजिएगा, तो इससे आपको ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया गया है। तो एरिया अंडर द स्लोप गिव्स द डिस्टेंस। इसमें भी अगर आपको डिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में, जस्ट ए और बी के बीच में जो है आप ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, और इसके बीच का जो आपका एरिया है वो फाइंड आउट कर लीजिए। द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल और दिस क्वाड्रिलेटरल will give you the distance covered in between A and position B. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें जो है दो इन्फॉर्मेशन देता है। उसका स्लोप हमें एक्सेलेरेशन बताता है, हाउ एक्सेलेरेटेड दिस मोशन इज। विथ स्लोप, बाय सीइंग द स्लोप you can easily tell about the acceleration. and the area of the graph जो है वो आपको डिस्टेंस देता है। आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं by finding the area under the slope. This is about the velocity time graph. Equation of motion. Equation of motion जो है आपके 3 हैं. There are 3 equation of motion. First one is v is equal to u plus at. नोटेशन हमने पहले पढ़ा है. v for final speed, u for initial speed, a for acceleration, t is the time. Second equation is s is equal to ut plus half of at square. S is the distance or displacement, u is the initial speed, a for acceleration, and t is the time. Third equation is v square is equal to u square plus 2s. v is the final speed, u is the initial speed, a is for acceleration, s is the distance covered. So these are 3 equation of motion. First equation of motion v is equal to u plus at को हम equation of velocity time relation कहते हैं. कभी कभी क्वेश्चन में आ जाएगा आपको कि इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन को प्रूफ करें, तो उस केस में आपको v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का प्रूफ करनी है. ओके. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन कहते हैं. नाम ध्यान रखना है, कभी कभी नाम से ही क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन कौन सा इक्वेशन है आपका. थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. अब पहले इक्वेशन को वेलोसिटी टाइम रिलेशन इसलिए कहा गया कि इसमें आप देख लें वेलोसिटी और टाइम का ही रिलेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. अगर किसी न्यूमेरिकल में वेलोसिटी और टाइम के बीच की ही बातें हैं तो आपको इस इक्वेशन को यूज़ करना है. जिस न्यूमेरिकल में आपको डिस्टेंस टाइम की बात होगी, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन होगा, तो आपको s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर यूज़ करनी है. और जिस न्यूमेरिकल में आपको वेलोसिटी और पोजीशन डिस्टेंस के रिलेशन की बात है, तो उसमें हम v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज़ करेंगे. हमारे क्लास 9th के स्टैंडर्ड में जो है इसको प्रूफ करना है बाय ग्राफिकल मेथड. वी विल सी ऑल दीज 3 इक्वेशन हाउ आई कैन प्रूफ थ्रू द ग्राफिकल मेथड. ओके. नाउ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. अभी हमने पढ़ा कि जो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है. स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन. फाइन. व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज राइज अपॉन रन, perpendicular upon base. See, here the slope is AB in this graph. You see, AB is the slope and rise is BD. This is the rise. This is the rise. And run is A to D.
स्लोप आपने लिख दी ए बी इज इक्वल टू बी डी बाई ए डी। नाउ अब आपको बी डी का इन्फॉर्मेशन है नहीं कि व्हाट इज़ बी डी, बट हमें ये पता है कि बी सी जो है आपका वो आपका v है, तो हम बी डी को लिख सकते हैं बी सी माइनस सी डी, बी डी इक्वल टू बी सी माइनस सी डी। क्यों किया हमने? इसलिए किया कि बी डी का इन्फॉर्मेशन नहीं कि व्हाट इज़ बी डी, बट वी हैव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द बी सी एंड सी डी, इसलिए हमने बी डी को ब्रेक कर दी बी सी माइनस सी डी में। ए बी इज द स्लोप एंड स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, सो हमने ए बी की जगह पे लिख दिया ए, और बी डी की जगह हमने लिख दी बी सी माइनस सी डी। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया? ए इज इक्वल टू बी सी माइनस सी डी अपॉन ए डी। फाइन। सो हमने बी सी की जगह पे v डाल दिया फाइनल वेलोसिटी, सी डी की जगह पे u डाल दिया जो इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी, और ए डी की जगह पे t डाल दिया। इस तरीके से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ये हो गया। इसको हम रीअरेंज कर लेंगे, t इस साइड आएगा तो ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। अभी आप ये पूछ सकते हैं कि आपने जो स्लोप है वो ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट किया था। हमने जो ग्राफ लिया था वो इस तरीके का था, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी, ये v1 है, ये v2, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी। इस वजह से हमने ओरिजिन से स्टार्ट ना करके, ओ से स्टार्ट नहीं करके, हमने ए पॉइंट से स्टार्ट किया है स्लोप को। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो इस केस में आपका जो v हो जाएगा, v इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा। हर जगह u की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी 0 हो जाएगी। अगर आपका स्लोप ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, अगर इनिशियल स्पीड 0 है देन ओके, अंडरस्टूड। चूँकि हमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को प्रूफ करनी थी, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी दोनों को, इसलिए हमने ली थी। ओके, नाउ गोइंग टू द सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। यहाँ पे पोजीशन और टाइम के बीच का आपको रिलेशन आएगा, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर भी हमने जो है ग्राफ जो शो किया है उसमें एक इनिशियल वेलोसिटी ली है, इसलिए हमने स्लोप को पॉइंट ओ से न स्टार्ट करके पॉइंट ए से हमने स्टार्ट किया है। जो हमारा ग्राफ है इसको हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। ओके, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। फाइन। अभी हमने पढ़ा है कि एरिया जो होता है अंडर द स्लोप वो आपको डिस्टेंस देता है। जब भी कोई चीज़ आप आगे स्टैंडर्ड में जाएंगे, 10th में, 11th में, 12th में, तो जो भी चीज़ जो प्रूव करनी है उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस आपको प्रूव करनी है, डिस्टेंस निकालनी है, और डिस्टेंस और आपके टाइम का रिलेशन है। तो फॉर डिस्टेंस अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो हमारे माइंड में ये चीज़ स्ट्राइक होनी चाहिए कि हमें इसके एरिया की बात करनी है। तो सो एरिया अंडर द स्लोप इज़ द डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस एरिया अंडर स्लोप इज़ व्हाट? ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। ये आपके स्लोप के अंदर का सारा एरिया है, और ये एरिया जो है आपको डिस्टेंस देगा। ओके, तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी क्या हो जाएगा? अब आप जब एरिया ऑफ ओ ए बी सी क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं आप, इसमें दो स्ट्रक्चर है। एक तो ट्रायंगल है जो आपका ए डी बी ट्रायंगल है, और दूसरा जो एक रेक्टेंगल है ओ ए सी डी, ये रेक्टेंगल है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन से आपको क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है ओ ए बी सी।
तो इसको हमने बाइफरकेट कर लेना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABC को एरिया ऑफ रेक्टेंगल OCDA प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADB। ओके, जब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे तो इसी ग्राफ को दूसरे हिसाब से सोचेंगे, क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर से, एक ही डिज़ाइन से आपको 2-3 इंफॉर्मेशन मिलती है, उनमें से आपको वो इंफॉर्मेशन उठानी है जिससे आपका जो गिवन इक्वेशन है वो प्रूफ हो जाए। फाइन। सो फॉर दिस एरिया ऑफ OABC वी विल कंसीडर द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल OCDA। फाइन। तो एरिया ऑफ OABC डिस्टेंस देता है तो उसकी जगह पर हमने S लिख दी। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ आपने डाल दिया OC इंटू CD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज़ हाफ AD इंटू BD। अब अपने इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम BD को ब्रेक कर लेंगे। BD का इंफॉर्मेशन नहीं हमारे पास क्या है ये, बट वी हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द BC एंड CD। फाइन। सो हम BD को इक्वल करेंगे BC माइनस CD, लिख सकते हैं BD को हम लिख सकते हैं BC माइनस CD। वो ऐसा क्यों किया? इसलिए किया कि BC का इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि BC इज इक्वल टू V फाइनल वेलोसिटी एंड CD इनिशियल वेलोसिटी है U। ओके, सो S इज इक्वल टू OC इंटू CD प्लस हाफ ऑफ AD इंटू BD की जगह हमने BC माइनस DC लिख दिया। फाइन। अब हमने पुट कर दी वैल्यू को। S इज इक्वल टू OC इज T एंड CD इज नथिंग बट U इनिशियल वेलोसिटी, सो OC इंटू CD इज नथिंग बट UT। फाइन। प्लस हाफ ऑफ AD इंटू BC माइनस DC है, हाफ ऑफ AD इज नथिंग बट T। फाइन। एंड BC माइनस DC इज नथिंग बट V माइनस U। सो इक्वेशन हो गया आपका S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ T इंटू V माइनस U। अब यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे जो हमने अभी प्रूव किया था, V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो V माइनस U की जगह पे हमने AT यूज़ करना है। अब हम U को इधर लेके आएंगे तो V माइनस U इज इक्वल टू AT हो जाएगा। हमारी इक्वेशन में V माइनस U है तो V माइनस U के प्लेस पे हमने डाल दी AT। ओके, देन जो हमारा इक्वेशन बन के S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। सो दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हमने ग्राफिकली जो हमारे इस क्लास 9th के स्टैंडर्ड में है उसको प्रूफ किया। नाउ गोइंग फॉर द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहलाता है? इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। यहाँ पे पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन होता है। इसमें भी हमें U लेनी थी, इनिशियल स्पीड की ज़रूरत थी, इसलिए हमने जो है इक्वेशन जो ग्राफ स्टार्ट की है वो O से, ओरिजिन से ना करके स्लोप को A से स्टार्ट किया है। फाइन। और ये जो है ये आपका U है और ये पूरा आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा V। फाइन। तो इसमें भी हमें वही इंफॉर्मेशन यूज़ करनी है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप के अंदर का एरिया होगा डिस्टेंस देगा। सेम इंफॉर्मेशन आई एम यूजिंग हियर। नाउ जो हमारे देखने का नज़रिया होगा कुछ अलग होगा इस बार। पिछली बार हमने क्या किया था, जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल था OABC, उसको हम दो स्ट्रक्चर में चेंज ना करके ट्रायंगल और रेक्टेंगल में इसको हमने ट्रेपीजियम माना। बिकॉज ट्रेपीजियम के लिए क्या है कि दो पैरेलल साइड है। फाइन। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। एक ही स्ट्रक्चर क्वाड्रिलेटरल का मान करके हम इसको
सॉल्व करेंगे। फाइन। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी क्या हो जाएगा आपका, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एल्टीट्यूड। ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन की जो है आपके ओ ई और सी बी, उसके बीच का जो पैरेलल जो परपेंडिकुलर है उसको लेंगे हम। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी के अंदर का जो एरिया है वो हमें डिस्टेंस देता है। तो एस लिख लिया हमने, एस इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या क्या है, बी सी प्लस ओ ए। फाइन, दिस इज बी सी, दिस इज ओ ए, दिस इज द पैरेलल साइड, इसको हमने सम कर दी, बी सी प्लस ओ ए इंटू एल्टीट्यूड। उस पैरेलल साइड पे जो आपका परपेंडिकुलर है वो आपका ओ सी है। फाइन, ओके। देन एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटू बी सी की जगह पे v डाल दिया फाइनल वेलोसिटी, ओ ए की जगह पे हमने u डाल दी इनिशियल वेलोसिटी, और ओ सी की जगह पे हमने टाइम डाल दी, वैल्यू पुट कर दी हमने। देन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से हम t निकाल लेंगे, t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आ गया। अब हम t की जगह पे v माइनस यू बाई ए पुट कर देंगे। फाइन, अपने इस वाले इक्वेशन में s इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटू वी प्लस यू इंटू टी, इस वाले इक्वेशन में t की जगह पे अब हम जो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने निकाली है t की वैल्यू वो पुट कर देंगे। फाइन, देन हमारा इक्वेशन बन के आता है s इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू बाई ए। फाइन, नाउ s इज इक्वल टू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू बाई 2a। पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। फाइन, ये हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। अब इसी को यूज़ करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बन करके आ जाएगा, सी 2a को इधर ले आए s की तरफ में, तो 2as हो जाएगा इक्वल टू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू, देन 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर ली। इस तरीके से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमें प्रूफ करनी थी। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन एंड दैट इज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, थोड़ा सर्कुलर पाथ के बारे में जान लेते हैं। बहुत से क्वेश्चन सर्कुलर पाथ पे इजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्कुलर पाथ का जो डिस्टेंस होता है, जैसे हमने ए से स्टार्ट किया, ए पे पहुंच गए, तो जो डिस्टेंस कवर की हमने वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल है, एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज 2 पाई आर। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 और 3.14। कभी एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड व्हेन अ बॉडी इज़ moved from position A and reached to position B, position A again, then what will be the distance? So the distance will be the circumference of the circle, that is 2 pi r. Fine. अगर वेलोसिटी पूछता है कि वेलोसिटी क्या होगा, अगर उस डिस्टेंस को कवर करने में t टाइम लगा तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 2 पाई आर अपॉन टाइम। फाइन, अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछता है, ए पोजीशन पे से चला ए पोजीशन पर पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसको ध्यान रखना, 0। फाइन, डिस्टेंस इज 2 पाई आर। हाँ, कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ देते हैं कि हमने हाफ सर्किल पूरा की, लेट सपोज स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रीच टू दिस हाफ पोजीशन बी, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस? द डिस्टेंस तो हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, दैट इज पाई आर हो जाएंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। ए और बीच के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी 2r। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा 2r। ओके, ये थोड़ी कंसेप्चुअल चीज़ें ये आपको पता होना चाहिए ताकि न्यूमेरिकल और छोटे क्वेश्चन एमसीक्यूज आपसे छूटे नहीं। ओके फाइन, नाउ वी विल सी सम न्यूमेरिकल्स। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट, see if the displacement of an object is proportional to a square of time। क्वेश्चन कह रहा है अगर डिस्प्लेसमेंट जो है ना s is proportional to a square of time then the object move with, तभी आपने पोजीशन टाइम वाला जो इक्वेशन देखा था s is equal to ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर पढ़ा आपने। फाइन, तो इसमें अगर इनिशियल स्पीड 0 कर देंगे तो यह वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो s क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर हो जाएगा इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। ओके, सेकंड ऑप्शन है क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो जाएगा ये, नहीं, सेकंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यस, अभी हमने प्रूफ की, देखा अभी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, सिर्फ ऑप्शन बी होगा इसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ये ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है। देन एस विल बी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। फाइन, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द VT ग्राफ, गिवन VT ग्राफ, दिस इज द VT ग्राफ, it can be inferred that object is, अभी हमने VT ग्राफ पढ़ा, VT ग्राफ में जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है, एरिया अंडर द स्लोप आपको डिस्टेंस देता है। यहाँ पे क्या है कि ये कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तभी ये लाइन है आपका पैरेलल टू टाइम जो है आपका एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे चल रहा है। ये 4 मीटर, 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, XYZ एनीथिंग, 10 किलोमीटर पर आवर एनीथिंग, एक जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रही है ये चीज़, जो ग्राफ से हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है। फाइन, पहला है एट रेस्ट, रेस्ट पे नहीं, बिल्कुल नहीं है, चल रही है बॉडी, यूनिफॉर्म मोशन में है। यस, यूनिफॉर्म मोशन में है, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। सी है मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नो इट इज़ नॉट एक्सेलरेटेड मोशन एट ऑल। डी है इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्या ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, बिल्कुल नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन है, एक कांस्टेंट स्पीड पे ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। सो ऑप्शन बी। फाइन, कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 3, suppose a boy is enjoying a ride on a merry-go-round which is moving with a constant speed of 10 meter per second. It implies that the boy is, एक बॉय है जो आपका मैरी गो राउंड राउंड मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, राउंड घूम रहा है। सो यहाँ पे आपको एक ध्यान देने की चीज़ है कि वो मूव कर रहा है, राउंड घूम रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ये भी गिवन है, स्पीड इज़ कांस्टेंट बट डायरेक्शन इज़ चेंजिंग एज इट इज़ मूविंग इन सर्कुलर मोशन। फाइन, क्या बॉडी रेस्ट में है, पहला ऑप्शन, बिल्कुल नहीं, रेस्ट में बिल्कुल नहीं है। मूविंग विथ नो एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन नहीं है इसमें, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग, speed is constant but direction is changing, hence acceleration is there, velocity is changing ना। सी ऑप्शन कह रहा है इन एक्सेलरेटेड मोशन, क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन में है, यस, बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग। डी ऑप्शन कह रहा है मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नो, इट इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट it is moving with constant speed but not uniform velocity because direction is changing all the time. Fine, so option will be C in accelerated motion. Question number 4, a particle is moving in a circular path of radius r, एक particle move कर रहा है circular path में जिसका radius r है, the displacement after half a circle would be,
डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हाफ सर्किल पूरा करने पे? 0 होगा? बिल्कुल नहीं। हमने ए पोजीशन से स्टार्ट की, बी पोजीशन पे पहुँचे, ए से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया, 2 पे पहुँच गए। दिस इज द हाफ सर्किल. ओके, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट. yes, some displacement is there, some distance is also there. So option A is 0. no, ये गलत है. B pi r, pi r होगा? just think. no, distance होगा तो pi r होता, half of circumference of the circle. Displacement is the shortest distance between इनिशियल पोजीशन ए एंड फाइनल पोजीशन बी, 1 और 2 के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज r प्लस r, दैट इज 2r. सी ऑप्शन इज 2r. यस, डी इज 2 पाई r. अगर पूरा फुल सर्किल होगा तब डिस्टेंस जो होता 2 पाई r होता. ओके, सो द ऑप्शन इज फॉर डिस्प्लेसमेंट इट इज सी, दैट इज 2r. फाइन, यू गॉट. कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड. क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following can sometime be zero for a moving body? मूविंग बॉडी के लिए कौन सी चीज़ कभी ज़ीरो हो सकती है? एवरेज वेलोसिटी मूविंग बॉडी के लिए ज़ीरो होगी? यस, हो सकती है ज़ीरो. अगर डिस्प्लेसमेंट आपका जहाँ से चला वहीं पहुँच गया तो एवरेज वेलोसिटी आपकी ज़ीरो हो सकती है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो ज़ीरो नहीं होगा भाई. जो भी डिस्टेंस क्या है, जो भी हमने ट्रेवल किया, जो भी पाथ लेंथ कवर की, दैट इज़ डिस्टेंस, तो ज़ीरो नहीं हो सकता. एवरेज स्पीड आपकी ज़ीरो नहीं होगी, इसलिए डिस्टेंस अपॉन टाइम. जब डिस्टेंस आपका ज़ीरो नहीं हो सकता टोटल डिस्टेंस, तो एवरेज स्पीड भी ज़ीरो नहीं हो सकती. डिस्प्लेसमेंट, यस, अगर जहाँ से चले थे वहाँ पहुँच गए तो फिर डिस्प्लेसमेंट हमारा ज़ीरो हो जाएगा. और जब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, फर्स्ट एंड 4. एवरेज वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, हो सकती है फॉर ए मूविंग बॉडी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वेलोसिटी और स्पीड मूविंग बॉडी का? वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स स्पीड. वेलोसिटी हमेशा ज़्यादा होगा स्पीड से? बिल्कुल नहीं. स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी हो सकती है, बट वेलोसिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन स्पीड. इसलिए कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा या फिर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा. डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता डिस्टेंस से. फाइन. बी ऑप्शन इज स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स वेलोसिटी. ऑलवेज हायर तो नहीं हो सकती, इसलिए स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी हो सकती है. फाइन, बट ऑलवेज हायर होगा वेलोसिटी से स्पीड, ये नहीं है, ये सही नहीं है. सी ऑप्शन, स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इट्स वेलोसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन. स्पीड जो है मूविंग बॉडी का वेलोसिटी इन गिवन डायरेक्शन नहीं, बल्कि वेलोसिटी स्पीड इन गिवन डायरेक्शन. स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी. सो सी भी गलत है. डी, वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन, बिल्कुल सही है कि वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी जो है स्पीड इन गिवन डायरेक्शन है. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट. फाइन, नेक्स्ट. व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से कार चल रही है, अप्लाइज ब्रेक लगा दिया एंड ब्रिंग द कार टू रेस्ट, और कार को रेस्ट पे ला दिया. ज़ीरो वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो हो गई. इनिशियल वेलोसिटी आपका 10 मीटर पर सेकंड दिया है और टाइम जो है इस ड्यूरेशन का वो 20 सेकंड है. 20 सेकंड में कार ड्राइवर ने 10 मीटर पर सेकंड से ज़ीरो पे लाया, गाड़ी को रोका. देन द रिटार्डेशन विल बी, तो रिटार्डेशन क्या होगा? ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रुक रहा है, ब्रेक लगा है, तो इस केस में रिटार्डेशन होगा. तो रिटार्डेशन क्या हो जाएगा? आपको यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है क्वेश्चन में. तो सो v इज़ इक्वल टू ज़ीरो, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, स्टॉप कर दिया गया है कार को. इनिशियली ये 10 मीटर पर सेकंड पे चल रहा था, u इज़ 10,
एक्सेलेरेशन या डी एक्सेलेरेशन जो भी रिटार्डेशन आपको निकालनी है, ए टी इज़ द 20 सेकेंड, टाइम इज़ द 20 सेकेंड। सो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये एक्सेलेरेशन आपका आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस में एक्सेलेरेशन आ रहा है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द नेगेटिव ऑफ एक्सेलेरेशन इज रिटार्डेशन, सो रिटार्डेशन विल बी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? डी, दैट इज प्लस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलेरेशन होता तो हम माइनस में आंसर लिखते, सिंस आपको रिटार्डेशन पूछा है तो इट इज़ ऑलरेडी इन नेगेटिव एक्सेलेरेशन, तो आपका रिटार्डेशन हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस। ओके, आंसर डी इज द करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट ए केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कौन सा केस नहीं है जो गिवन है ऑप्शंस में? ए, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, इट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्मली अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन। मोशन ऑफ ए टॉय ट्रेन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, इट इज़ ऑल्सो यूनिफॉर्म मोशन, टॉय ट्रेन जो यूनिफॉर्मली जो है सर्कुलर ट्रैक पे चलती होती है। मोशन ऑफ ए रेसिंग कार, रेसिंग कार ऑलरेडी यूज, रेसिंग, रेसिंग मीन्स देयर इज सम एक्सेलरेशन इन इट, ओके, ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। डी ऑप्शन इज मोशन ऑफ आवर्स हैंड ऑन द डायल ऑफ द क्लॉक, इट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म मोशन। सो द ऑप्शन विल बी सी, मोशन ऑफ ए रेसिंग कार ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। स्टार्ट होता है, उसके बाद से वो एक्सेलेटेड होता है, फिर वो डी एक्सेलेट होता है, ठीक है। सो इट इज़ अ केस ऑफ, not a case of uniform circular motion, motion of a racing car on a circular track. Fine. Next, the speed time graph of a car is given here. कार का एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया हुआ है, स्पीड टाइम ग्राफ अभी आपने पढ़ा। यूजिंग द डेटा इन द ग्राफ कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। आपने पढ़ा है कि स्पीड टाइम का जो एरिया होता है ना, वो आपको टोटल डिस्टेंस देता है। तो आपका जो एरिया होगा इस स्लोप का, जो स्लोप है एफ, तो आपके ये ट्रायंगल, ये आपको देखना पड़ेगा क्वाड्रिलेटरल OAFH, इसमें आपके यूज़ कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यूज़ कर सकते हैं, या एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज़ कर लीजिए AGF, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGF, एंड रेक्टेंगल OAGH। इसको दोनों का एरिया निकाल करके आप यूज़ करके आप यहाँ पर S निकाल सकते हैं। यही हमने किया सॉल्यूशन। एरिया ऑफ अंडर स्लोप इस ट्रायंगल AGF प्लस रेक्टेंगल OAGH निकाल दिया। S इज इक्वल टू हाफ इज इंटू 50 इंटू 25, हाफ बेस इंटू हाइट हो गया, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ 50 इंटू 5 एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। दोनों को कैलकुलेट किया 875 मीटर। इसको आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो भी हमने पढ़ा था, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एल्टीट्यूड, इससे भी आप निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगी 875 मीटर। बिकॉज हमने पढ़ा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द स्लोप इज डिस्टेंस। फाइन। क्वेश्चन नंबर 10, ए कार ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड से कार चल रही है। If the velocity time graph of this car is horizontal line parallel to the time axis, velocity time graph है और कार horizontal line parallel to time axis है। फाइन। velocity जो है मतलब इसकी velocity constant है, ठीक है, एक particular constant velocity पे ये कार चल रही है। Then the velocity of the car at the end of 25 सेकेंड, 25 सेकेंड क्या 50 सेकेंड, 2 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे जो भी होगा, उसकी जो मूवमेंट होगी उसमें वो कांस्टेंट स्पीड से ही चल रहा होगा एज पर दिस ग्राफ। ओके, स्पीड इज़ नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज इट इज़ मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर ऑल द जर्नी। सो ऑप्शन ए इज़ 40 मीटर पर सेकेंड, नो। 25 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी नो। सी इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, येस। डी इज़ ट्रू, 50 मीटर पर सेकेंड, नो। सो ऑप्शन सी विल बी 10 मीटर पर सेकेंड एज इट इज़ मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो किसी भी उसके जर्नी का जो टाइम फ्रेम होगा उसमें वो 10 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा होगा। ओके, और भी न्यूमेरिकल हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम अगेन कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, समझेंगे एक एक चीज़ को, बनाएंगे
और सारे कॉन्सेप्ट को समझ करके आगे करते रहेंगे। सो वी आर क्लोजिंग दिस लेक्चर। वी हैव सीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और हमने सारी चीज़ें उस पर न्यूमेरिकल किया और इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ किया। और भी न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।